गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स पॉइंट के सेकंड लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने 12th क्लास का ओवरव्यू समझाते हुए आवेश की क्वांटीकरण शब्द का मतलब समझा दिया था, राइट। आज अपन उससे आगे चलते हैं। अब आवेश के गुणधर्म अपन समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे बेटा? आवेश के गुणधर्म, है ना। आवेश के गुणधर्म में फर्स्ट पॉइंट था आवेश का क्वांटीकरण, और Q इज इक्वल्स टू Ni। आवेश जो होता है Q इज इक्वल्स टू Ni के फॉर्म में, Q इज इक्वल्स टू Ni के रूप में पाया जाता है। ये आपने पढ़ लिया है। इसका एक एग्जांपल समझो। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात है। ये आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू N। यहाँ Q का मान बेटा दिया हुआ है 1 कूलाम। Q का मान 1 कूलाम दिया हुआ है और E का मान अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये फॉर्मूले में आप पुट करें तो 1 बराबर N × 1.6 × 10⁻⁻19। सो N बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे तो 6.625 × 10⁻18 आ जाएगा। एक कूलाम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, लगभग यही मान आता है। ये आवेश के क्वांटीकरण शब्द का मतलब था, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ये आपको मैं पहले करा चुका हूं। अब अपन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आवेश के गुणधर्म करते हैं। आवेश के गुणधर्म में बेटा सेकंड पॉइंट है, आवेश के गुणधर्म में बेटा सेकंड पॉइंट है आवेश की योज्यता। समझो, आवेश की योज्यता से मतलब है कि अगर मान लीजिए ये कोई एक निकाय है, एक बड़ा सा रूम है, उसमें मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बात करता हूं। एक अपनी 12th साइंस की क्लास है जिसमें 12 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। तो टोटल कितने बच्चे हुए? तो सर 12 + 15 27 बच्चे हो गए। सीधा जोड़ दिया आपने, है ना। कितने लड़कियां हैं, कितनी लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। कितने स्टूडेंट्स हैं? तो सर 27 हैं। बिल्कुल वैसे ही आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है बेटा? एक अदिश राशि है। किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है, उस निकाय में उपस्थित कुल आवेशों का अदिश योग होता है, बीजगणितीय योग होता है। किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में स्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। जैसे देखिए, ये आपके पास कोई सिस्टम है। इस सिस्टम में आपके पास बहुत सारे आवेश है। Q1 है यहाँ, Q2 है यहाँ, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Qn, बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। तो कुल आवेश जो होगा वो Q होगा और Q का जो मान होगा सीधा जोड़ देना है, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 Qn, या Q बराबर σI + 1 2 Qn। इससे कोई मतलब नहीं है कि कहां आवेश रखा हुआ है और कितने आवेश हैं, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। कुल आवेश अगर आपको निकालना है तो आप सीधा जोड़ सकते हो। जैसे एक एग्जांपल से समझो, आप ये कोई आपके पास निकाय है। इस निकाय में मान लीजिए 4 आवेश हैं। Q1 बराबर 4e, Q2 बराबर -3e, Q3 बराबर 2e और Q4 बराबर 7। ये कुल आवेश। तो टोटल निकाय का आवेश अगर आपसे पूछ लिया तो Q का आप फॉर्मूला लगाओगे Q1 + Q2 + Q3 + Q4। Q1 + Q2 + Q3 + Q4। ये आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे बेटा। इसमें वैल्यूज पुट करोगे। Q1 का मान 4e, Q2 का मान आपके पास -3e है तो -3e + Q3 का मान आपके पास 2e है तो 2e, और Q4 का मान आपके पास क्या है 7e तो 7। ये अब आप जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 में से 3 गए तो कितने बचे 10, यानी Q बराबर 10e आवेश। इस निकाय का कुल आवेश कितना है? 10e है। प्लस माइनस का तो आपको ध्यान
रखना ही पड़ेगा। तो Q बराबर हो गया 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 और ये गुणा करोगे आपके पास लिखा आएगा कुल आवेश बेटा आ जाएगा। ये है आवेश की योज्यता। सेकंड पॉइंट हुआ आवेश के गुणधर्म का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है बेटा, समझ लो आप, देखो चीजों को समझो, इन वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो हिंदी में मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ, ये बहुत ही कम आपको इस तरह से लेक्चर मिलेंगे जो कंप्लीट आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आपको भी बेनिफिट हो, आपके स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो, आपके साथ में जो रहे किसी भी स्कूल से है उन सबको इस चीज का बेनिफिट होना चाहिए, राइट? तीसरा पॉइंट आता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, देखो संरक्षण आपने पढ़ रखा है, ऊर्जा का संरक्षण आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। संरक्षण शब्द का मतलब होता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो रही है, रूपांतरित हो रही है। तो यहाँ भी क्या था, मैंने कहा था यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पहुंचे, तो मैंने घर्षण से कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश उत्पन्न नहीं किया। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है और कुछ भी नहीं है। आवेश केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। जहां से इलेक्ट्रॉन गया है वो धनावेश है और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा है वो ऋणावेश है। इसके अलावा आवेश कुछ भी नहीं है। तो आवेश क्या है? अपन ये कह सकते हैं आवेश एक संरक्षित राशि है, जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, राइट? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट और आता है इसके अंदर आवेश के गुणधर्म में, आवेश की निश्चलता। इस चीज को समझिए आप। आवेश की निश्चलता से क्या मतलब है? आवेश की निश्चलता से मतलब है कि आवेश अगर गतिशील है, मान लीजिए कोई निकाय गतिशील है, उस पर 2e के बराबर आवेश है, और अगर वो स्थिर हो गया तो भी 2e आवेश ही रहेगा। गतिशील है तो भी 2e आवेश रहेगा। मतलब आवेश का उसकी गति, आवेश जो है उसकी गति से प्रभावित नहीं होता। अपन ये कह सकते हैं अगर किसी निकाय में स्थिर अवस्था में Q आवेश है तो गतिशील अवस्था में भी उसका आवेश इतना ही रहने वाला है। आवेश निश्चल राशि है, उसकी गति से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चार इसके बेसिकली गुणधर्म हुए। इसके बाद अपन इसके प्रकार, आवेश के प्रकार गुणधर्म में शामिल कर लेते हैं। आवेश के प्रकार और आवेश के मात्रक को भी मैं गुणधर्म में अगर शामिल कर लूं तो अपन फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट लिख सकते हैं। कैसे? देखिए आप, फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा आवेश के प्रकार। मैंने आपको पहले बता दिया है आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। बता रखा है मैंने आपको। कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा इसको अपन समझ चुके हैं। धनात्मक कब होगा? जब कहीं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हो गया, तो जहां से स्थानांतरण हुआ है वो धनावेशित वस्तु कहलाएगी, और जहां स्थानांतरण हो चुका है, जिस वस्तु में स्थानांतरण हुआ है, वो वस्तु क्या कहलाएगी? ऋणावेशित वस्तु कहलाएगी। तो दो प्रकार के आवेश हो सकते हैं और कोई स्थिति नहीं है। निरावेशन शब्द का मतलब होता है उस वस्तु पर कोई आवेश नहीं है ना? तो ये तो होता है धनावेशन या धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक आवेश। एक धनात्मक आवेश होता है बेटा, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं, और अपन ये जानते हैं कि अगर सजातीय आवेश कहीं पास में रखे हुए, यहाँ धनात्मक आवेश है, यहाँ भी धनात्मक आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं?
आकर्षित करते हैं। सिक्स्थ अपन इसको समझ लेते हैं आवेश का मात्रक। अब इसको समझिए, हालांकि इसको पॉइंट को मैं अलग से भी कर सकता था, गुणधर्म में नहीं लेकर के, मैंने इसको गुणधर्म में ही काम में ले लिया। आवेश का मात्रक क्या है? देखो, आवेश के मात्रक को अपन विद्युत धारा से समझते हैं। देखो कैसे, ऐसा ही मात्रक की पहले मैं बात करूंगा। आवेश की विद्युत धारा की क्या परिभाषा थी? आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात I बराबर Q अपॉन T। तो Q बराबर क्या हो गया बेटा? I। Q बराबर क्या हो गया? IT। अब I आपको पढ़ा है आपने, मूल राशि है धारा और T समय की मूल राशि है। Q बराबर IT, यानी मात्रक जो हो गया बेटा, समझना, Q का मात्रक SI पद्धति में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड को ही कूलाम कहा जाता है। एम्पियर इंटू सेकंड को ही कूलाम, कूलाम वैज्ञानिक का नाम था, अभी अपन कूलाम का नियम पढ़ेंगे, जिसको सम्मान देने के लिए कूलाम ने क्या किया था? स्थिर आवेशों के मध्य बहुत काम किया भौतिकी के अंतर्गत, तो उसको सम्मान देने के लिए उसका मात्रक रख दिया गया कूलाम, आवेश का मात्रक रख दिया गया कूलाम। तो ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक होता है बेटा कूलाम। सीजीएस पद्धति में भी इसको अपन समझे। सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है बेटा Q का, वो होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम को ESU भी कहते हैं। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक। अन्य मात्रकों में, अन्य मात्रकों की बात करें तो एक मात्रक होता है EMU या एब कूलाम। एब कूलाम एक मात्रक होता है। सबसे बड़ा मात्रक अगर अपन बात करें, सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है बेटा इसका फैराडे। फैराडे वैज्ञानिक का नाम है। और एक फैराडे जो होता है बेटा वो 96500 कूलाम के बराबर होता है, बहुत बड़ा मात्रक है। इसको स्टेट कूलाम को ESU भी बोलते हैं और इसी को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। इसी को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। एक कूलाम, इन दोनों का आपस में संबंध की बात कर लें, अगर अपन इन दोनों का आपस में संबंध की बात करें तो एक कूलाम जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है, जो कि 1/10 एब कूलाम के बराबर। ये आपको इसमें ये ध्यान रखना है, इतने सारे मात्रकों में सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और कूलाम जो होता है इसका मात्रक होता है जो कि एम्पियर की परिभाषा से आता है। ये इसके गुणधर्म हैं, ये इसके आवेश के गुणधर्म है। ये आपका चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हुआ। विद्युत आवेश क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब अपन बात कर लेते हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि आवेश, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला, मैंने कहा कि दो समान प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके मध्य आकर्षणीय बल कार्य करता है। और अगर दो समान प्रकृति के रखे हुए हैं तो प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर कहीं रखे हुए हैं तो उनके मध्य कैसा बल कार्य करता है बेटा? आकर्षणीय बल कार्य करता है। तो ये बल जो होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल या इससे अलग प्रकृति का बल होता है, जिसे अपन विद्युत बल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? विद्युत बल। और इस विद्युत बल के लिए सबसे पहले कूलाम ने अपना नियम दिया था। क्या नियम दिया था कूलाम ने? इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कूलाम का नियम, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये कूलाम का नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक है जिसने आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के लिए एक नियम दिया। कूलाम का नियम समझें इससे पहले अपन बिंदु आवेश को समझ लें। देखो, आवेश अपन ने समझ लिया, बिंदु आवेश का क्या मतलब होता है?
बिंदु आवेश का मतलब होता है कि अगर किसी आवेश के डायमेंशंस मतलब विमाएं इस प्रकार से हैं कि किसी दूसरे के साथ उसका संबंध या उसके ऊपर बल निकालने के दौरान उसको क्या एक बिंदु रूप में माना जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, बिंदु आवेश। चाहे जैसे मैं एक बात करूं, मैं पृथ्वी पर स्थित हूं, ठीक है, अब मैं पृथ्वी को पृथ्वी पर स्थित रह करके बिंदु पार्टिकल मतलब पॉइंट पार्टिकल नहीं मान सकता, पर मैं यहां से बहुत दूर चला गया, यहां से बहुत दूर चला गया, है ना, और अब मैं पृथ्वी को देख रहा हूं तो मुझे वो एक बिंदु रूप में दिखाई दे रही है। जैसे आपको आकाश में तारे दिखाई देते हैं, पॉइंट रूप में दिखाई देते हैं, आप जबकि उसके पास पहुंचोगे बहुत बड़ी आकृति है, तो अपन उसको अध्ययन करने के लिए पॉइंट जो है पार्टिकल मान सकते हैं। तो बिंदु आवेश का मतलब भी यही है कि आप उसके डायमेंशंस जो है वो दूसरे के साथ अध्ययन करते वक्त आप उसको बहुत कम मान करके बिंदु रूप में ले सकते हैं। तो कूलाम के नियम में कूलाम ने क्या बताया था, कूलाम के नियम में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की बात की थी। किसकी बात की थी बेटा, स्थिर वैद्युत बल की बात की थी। क्या बात की थी उसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का। कूलाम ने कहा कि दो आवेश है, मान लीजिए एक Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए। दो आवेश है बेटा, Q1 आवेश और Q2 आवेश, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं। Q1 आवेश और Q2 आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं, राइट। अब इन दोनों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के लिए कूलाम ने क्या कहा, कूलाम ने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। फर्स्ट पॉइंट दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F दोनों के मध्य बल F माने तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। सेकंड पॉइंट, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आवेश दोनों आवेशों के मध्य बल है वो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F is inversely proportional to r square। इन दोनों को साथ में अगर लिखा जाए तो समीकरण 1 व 2 से F is equal to आ जाता है, F is proportional to हो जाता है Q1 Q2 upon r। F is proportional to हो जाता है Q1 Q2 upon r स्क्वायर। एक साथ में लिखा। अब समानुपाती, ये देखो समानुपाती निशान है, इस समानुपाती निशान को हटाने के लिए जब समानुपाती निशान हटाया जाता है तो स्थिरांक आता है और उसको यहाँ के बुला, F is equal to K Q1 Q2 upon r स्क्वायर, जहां K जो है वो स्थिर वैद्युत स्थिरांक कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है, स्थिर वैद्युत स्थिरांक कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है। अब इसका मान समझिए आप, इसका मान समझिए। SI पद्धति में K का जो मान होता है, K का जो मान SI पद्धति में होता है वो 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹ होता है।
और मात्रक की बात करें यहाँ साइड में आप समझिए F इज हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K इज हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। नहीं आई बस में देखो आप इसको ढंग से, K बराबर F R स्क्वायर, तो F का मात्रक क्या हो गया न्यूटन, ठीक है, R का मात्रक दूरी का मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 यानी कूलम इनटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो ये K का जो SI पद्धति में मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में K का मान, सीजीएस पद्धति में K का मान 1 होता है, जिसकी यूनिट हो जाएगी डाइन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम का स्क्वायर। सीजीएस पद्धति को छोड़ो आप, K का मान SI पद्धति को समझो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर K का मान होता है, समझो वापस। तथा K को इस तरह से भी लिख सकते हैं, K बराबर 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी K का मान 1/4πε0 भी होता है। K स्थिर वैद्युत स्थिरांक है, जहां ε0 जो होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, वो कैसे बनाते हैं, ये ऐसे लिया C और इसके बीच में डंडा खींच दिया और यहां 0 लगा दिया, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 0 को या एप्सिलॉन नॉट जो है यहां क्या कहलाती है, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है और इसका भी मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ये इसका उल्टा कर दिया, देखो यहां से ऐसा हो जाएगा 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ये क्या कहलाती है, ये एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब, यहां विद्युतशीलता का मतलब यह है कि दो आवेश अगर रखे हुए तो उसका माध्यम जो उनके मध्य बल है, उसका माध्यम पर किस, माध्यम का उस लगने वाले बल पर किस प्रकार से प्रभाव है। निर्वात के अंदर ये प्रभाव सबसे कम होता है और अगर किसी माध्यम में जाते हैं तो ये प्रभाव बढ़ता जाता है, जिसे माध्यम के परावैद्युतांक से परिभाषित करते हैं। अभी अपन उस परावैद्युतांक को भी समझेंगे। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन उस परावैद्युतांक को भी समझेंगे, उस परावैद्युतांक को भी समझेंगे, ठीक है। तो अब अपन बात करें, इसका मतलब ये मान अगर यहां पुट किया जाए तो F का जो मान है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा जा सकता है। निर्वात के अंतर्गत दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल कूलम का नियम और कूलम के नियम से लगने वाले दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये हमने मान। अब मैंने क्या कहा कि एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता अगर माध्यम की है, अगर कोई आवेश, ये दो आवेश अभी निर्वात में रखे हुए, इसका मतलब ये है अगर ये दो आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हों, अगर ये दो आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो किसके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव होगा, उसे पढ़ा जाता है माध्यम के परावैद्युतांक से। ये और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझे। देखो आपको ये कोशिश करनी है कि जो क्लासेस आपकी ऑनलाइन चल रही हैं इसमें आपको 100% समझ में आए, जिससे हमारी मेहनत जो है वो सफल हो, हम उस चीज में जो हम करना चाहते हैं उस चीज में हम सफल हो पाए। परावैद्युतांक शब्द का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप समझे। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में ये पाया कि अगर दो आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल जो होता है, वो लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, लगने वाला बल निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। चालक माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 0 होता है और निर्वात में सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे माध्यमों में अपन आगे बढ़ते हैं ये बल का मान जो है वो बढ़ता चला जाता है। क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, या अपन ये कहें कि घटता चला जाता है, क्योंकि निर्वात में सर्वाधिक होता है। निर्वात में ये बल जो होता है वो सर्वाधिक होता है। तो अगर मैं बोलूं परावैद्युतांक की क्या परिभाषा, परावैद्युतांक का मतलब है कि किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल निर्वात की तुलना में जितना
जितने गुना रह जाता है, जितना गुना रह जाता है, जितना कम हो जाता है, जितना गुना कम हो जाता है, वही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। वही क्या कहलाता है? उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। इसको इस तरह से समझिए कि अपने पास मान लीजिए दो आवेश जो है, ये Q1 और Q2 दो आवेश हैं, एक किसी माध्यम में रखे हुए हैं, किसी माध्यम में रखे हुए हैं और माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन m है। तो इस स्थिति में इन दोनों के मध्य अगर ये निर्वात में थे तो F0 मानूं तो F0 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r² था। और इसी को मैं मानूं कि अब एप्सिलॉन m के माध्यम में है तो अब ये Fm मान लिया। देखो इसको मैंने F0 लिख दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैंने अब कहा कि अगर ये माध्यम में है तो Fm होगा और Fm का मान 1/एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 की जगह क्या आ जाएगा बेटा? एप्सिलॉन m आ जाएगा। यहां ये समझने वाली बात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r। अगर मैं डिवाइड करूं, इस चीज को समझो आप, अगर मैं डिवाइड करूं 2 डिवाइडेड बाय 1 करें या अपन सिंपली इसको 1 डिवाइडेड बाय 2 ही करें तो ये हो जाएगा F0 अपॉन Fm। F0 अपॉन Fm जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r² और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 अपॉन r² से Q1 Q2 अपॉन r² कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। F0 अपॉन Fm जो है वो ये एप्सिलॉन m बटे के नीचे बटा है, समझो आप इसको, एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 चला जाएगा। और एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0 जो होता है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0 जो होता है, इसको ऊपर पढ़ते हैं एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर एप्सिलॉन r। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ सकते हो, या माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक, कई किताबों में इसको K से भी प्रदर्शित किया हुआ है। आप इसको एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करेंगे। यानी एप्सिलॉन r क्या है? एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0 है। और इस फॉर्मूले में अपन इसको पुट करें तो माध्यम का परावैद्युतांक जो है Fm अपॉन F0 अपॉन Fm के बराबर। इस चीज को समझिए आप कि परावैद्युतांक कितना हो गया कि निर्वात के सापेक्ष माध्यम में कितने गुना बल जो है वो कम हो गया है, वही माध्यम का क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। ये चीज को आप समझे अच्छे से कि परावैद्युतांक सबसे केवल मतलब यही है कि निर्वात के स्थान पर अगर किसी माध्यम में रखा हुआ है तो उसके बल में कितना परिवर्तन आ रहा है। इसके अलावा इसका और कोई बेसिकली मतलब नहीं है। ये अपने पास देखो, इस चैप्टर में अपन ने 2 लेक्चर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया है? आवेश के गुणधर्म, आवेश का मात्रक, आवेश के प्रकार और कूलॉम का नियम से अपन आवेशों के मध्य लगने वाला बल और परावैद्युतांक को अपन परिभाषित कर चुके हैं। राइट, नेक्स्ट इसके आगे क्लास में करेंगे।